हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 24 जुलाई 2020 की न्यूज़ एनालिसिस देख लेते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के। और नोट्स आर क्रिएटेड फॉर 22 एंड 23 जुलाई एज वेल। वो किसी सेपरेट वीडियो में किसी और दिन हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले एडिटोरियल्स देखते हैं, देन वी विल मूव टू न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। तो मैं कोशिश करूँगी कि मॉर्निंग में ही वीडियो अपलोड कर दिया करूँ, क्योंकि दिन भर में नहीं हो पाता है। एंड आप सबसे पहले सुबह उठ के ये वीडियो ही देखें। न्यूज़ सुबह ही अच्छी लगती है विद टी, है ना, टी एंड न्यूज़पेपर और कॉफ़ी, वट एवर इट इज़। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 24 जुलाई के एडिटोरियल्स। तो पहला एडिटोरियल्स है रिमूविंग ब्लिंकर्स। ठीक है, तो रिमूविंग ब्लिंकर्स में सिटीजनशिप के बारे में है। यूके की, यूनाइटेड किंगडम की जो इमिग्रेशन प्रोसीजर है उसके बारे में यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। जो स्कूल करिकुलम है, ठीक है, तो स्कूल करिकुलम में वहाँ की जो कॉलोनियल हिस्ट्री है उसका इंक्लूजन की मतलब डिमांड की गई है। जो वहाँ के लेबर पार्टी है, अपोजिशन पार्टी, तो वहाँ के जो जेरेमी कॉर्बिन, आपने सुना होगा नाम, तो उन्होंने भी मतलब काफ़ी टाइम से वो मांग कर रहे हैं। हिस्टोरियंस मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ा चेंज होना चाहिए। अब ब्रिटिश में अगर आपको मतलब ब्रिटिश सिटीजन बनना चाहते हो तो आपको 45 मिनट का एक टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, 45 मिनट का टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, कस्टम से, लॉ से, और जो भी उन्होंने आज तक की जो अपनी लैंड एक्वायर की हुई है, जो लैंड अडेप्ट की है, उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे क्या है, की पार्ट ऑफ द कंट्रीज इमिग्रेशन प्रोसेस इज द लाइफ इन द यूके। ठीक है, लाइफ इन द यूके जो टेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इसने क्रिटिसिज्म भी अट्रैक्ट किए हैं। क्रिटिसिज्म क्यों होता है इसका? क्योंकि इसमें अननेसेसरी चीज़ों पे फोकस ये करता है। तो अभी करीब 200 इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने फंडामेंटली मिसलीडिंग इसको बताया है। ठीक है, फंडामेंटली मिसलीडिंग इसे बताया है ऑन इशू रिलेटिंग टू स्लेवरी एंड ब्रिटिश एम्पायर, द टारगेट ऑफ देयर क्रिटिसिज्म इन द हैंडबुक। तो हैंडबुक के बारे में मतलब इसे बोला गया है कि उसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं 20th सेंचुरी के जो सेकेंड पार्ट है, तो वो उसको क्या करना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि इस तरह से वहाँ पे लिखा है कि एक स्टेटमेंट में यहाँ पे जैसे पढ़ के सुनाती हूँ ये, which has sentence like, by the second part of the 20th century there was for the most part an orderly transition from the empire to commonwealth with countries being granted their independence। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे ये चीज़ें बोली गई हैं। और इन अ सिमिलर वेन द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी सीन स्लोली एज एन एक्ट ऑफ इनलाइटेंड पॉलिसी। तो हिस्टोरियंस ने यही बोला है कि इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और एक मतलब डिबेट जो है वो स्टार्ट की वहीं वहाँ पे, जैसे कॉलोनियल लेगेसी, स्पेशली द इरेजर एंड साइलेंस ऑफ इट्स ऑफिशियल हिस्ट्री। ऑफिशियल हिस्ट्री के बारे में तो मतलब कुछ वहाँ पे डिस्कस ही नहीं किया गया है ना। और सारी मतलब जो भी एक तरह से जो मॉडर्न टाइम है, तो मॉडर्न टाइम में जो हमारी प्रॉब्लम्स और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उसमें हमारी जो औपनिवेशिक जो प्रशासक है उनको मतलब हम यहाँ पे दोष मुक्त नहीं कर सकते। जो ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर हैं कैन नॉट बी एब्जॉल्व ऑफ कल्पेबिलिटी इन मॉडर्न डे कॉन्फ्लिक्ट्स प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं मतलब जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश एम्पायर शेप्ड लार्ज पार्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। तो उन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा जो पुराने टाइम पे जो चीज़ें की हैं वो हमें आज भी रिफ्लेक्ट होके वो इश्यूज़ दिख रहे हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड हो, पैलेस्टाइन इसराइल का इशू हो, एंड बहुत सारे कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं आज वो पास्ट से रिलेटेड है। ब्रिटिश जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे पुराने, जिन्होंने पूरे मतलब जो भी कॉलोनी बनाई हुई थी अपनी पूरे वर्ल्ड पे, जिन्होंने अपना राज किया था, तो वो दिखते हैं हमें। देयर इज़ ऑल्सो वेल्थ ऑफ स्कॉलरशिप और हाउ द एम्पायर इट्स पीपल एंड देयर लाइव्स ऑफ लिविंग इम्पैक्टेड इंग्लिश कल्चर। तो ये सारी चीज़ भी है। और इन्होंने मतलब जो स्लेवरी, जो दास्ता का अंत है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, उस पर तो डिस्कस किया है, लेकिन जो प्रोसेसेस थी इंस्लेवमेंट की उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो ब्रिटेन को जो अपने कॉलोनियल पास्ट है उसके बारे में बातें करना काफ़ी अच्छा लगता है। वो थोड़ा नॉस्टैल्जिक फ्रेम में उसको मतलब अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उन्होंने ना ही जलियांवाला जो बाग मैसेकर हुआ था, कितनी मास लेवल पे किलिंग्स वहाँ पे हुई थी, जो बंगाल में फेमिन था, या फिर बोयर वॉर्स की बात करें 1950s में जो हुआ था ब्रूटैलिटी, केनिया में मैसेकर हुआ था। ठीक है, तो इनको उन्होंने हटा दिया है अपनी जो भी है सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है वहाँ से। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो कॉलोनिज्म है वो मतलब एक ऐसी एक्सेप्टेंस, उसकी एक्सेप्टेंस के बिना जो भी
चाहे हम रेसिज्म हो या फिर जो ये बहुसांस्कृतिकवाद जिसे बोलते हैं, मल्टीकल्चरिज्म, तो ये क्या है, इसके साथ कोई भी इंगेजमेंट इनकम्प्लीट ही होगी। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल में बोला गया था। सीज द डील, इंडिया मस्ट मूव फॉरवर्ड ऑन ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी आपको पता है कि एक आइडिया समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको हेल्ड किया था, तो उसमें एक इंडिया इंडिया बिजनेस काउंसिल के बारे में बात भी हुई थी, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। ठीक है, तो ये जो काउंसिल है, ये क्या 45 ईयर्स पहले ये फॉर्मेशन हुआ था इसका 1975 में। अभी इसके मतलब 45 साल पूरे हो जाएंगे, तो ये जितने भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इंडिया और यूएस के, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़े। ठीक है, तो उस पर फोकस किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है अभी क्या, इंडिया मस्ट मूव फॉरवर्ड ऑन ट्रेड एग्रीमेंट। अभी जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया और यूएस काफ़ी क्लोज हैं एक लिमिटेड ट्रेड डील को साइन करने में। ठीक है, क्विक ट्रेड डील एक होने वाली है दोनों के बीच में, जिसमें क्या है, लिमिटेड डील मतलब 50 से 100 गुड्स और सर्विसेज जो होगी उसको कवर करेगी। ठीक है, तो अब यूएसए के जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो डेयरी है और मेडिकल प्रोसीजर जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें मतलब थोड़ा कंसेंशस, जैसे मेडिकल प्रोडक्ट्स में मेनली जो स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो इंडिया को जो जीएसपी के तहत क्या मिलते थे, एक्सटेंडेड जो बेनिफिट्स मिलते थे। जीएसपी क्या है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, तो उनके लिए मार्केट एक्सेस, तो इन सब बातों पे डिस्कशंस होनी थी। तो अब यूएसए के लिए मतलब क्या होगा, जो आने वाले अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, तो उसमें उनको ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देंगी, क्योंकि इंडियन मार्केट में अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को क्या मिलेगी, ग्रेटर एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डोनाल्ड ट्रम्प के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब वो होगा कि वो उसको एग्जैगरेट करके बताएंगे कि हमने ऐसा ऐसा इंडिया इतने बड़े मार्केट में अपना डोमिनेंस स्थापित कर लिया है। लेकिन इंडिया के लिए भी ये कुछ बुरी चीज़ नहीं है। इंडिया के लिए मतलब चाहे ये लिमिटेड टर्म्स में ट्रेड डील हो, ट्रेड डील जो है सीमित हो, लेकिन फिर भी ये क्या है, वेलकमिंग साइन है, क्योंकि हमारे भी जो भी मतलब यहाँ पे जो प्रोटेक्शनिस्ट जो इम्पल्सेस है सरकार की, तो उससे ये बाहर निकलने का एक ज़रिया है। ठीक है, तो इस फैक्ट को मतलब ये होना चाहिए कि हम चाहते भी हैं ये हो जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, उस पर हमें ज़्यादा फोकस देना चाहिए कि इतने कुछ मतलब इसके बदले में हम अपने जो भी सिक्योर करने के चक्कर में जो भी मतलब जो एक्सेप्शंस हैं जो ऑफ़र किए जा रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए कि हम अपने मतलब ये सारी जो कुछ रिस्क वाला जो फैक्टर होता है वो स्टेक पे रख के हम ये ट्रेड डील साइन ऐसे नहीं कर सकते। तो उस पर हमें ध्यान देना होगा। और ये एक लिमिटेड एग्रीमेंट से जो व्यापक मुक्त व्यापार समझौता होता है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो उससे उस तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और हमने मतलब क्या किया है, हमसे ज़्यादा मतलब जो है यूएस जो है अपने जितने भी उनके एग्रीकल्चरल और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो एक्सेस की बात करेगा यहाँ पे इंडिया में। और जो नेगोशिएशन है, ठीक है, उसमें भी अभी ये बात हुई थी, जो आरसेप का नेगोशिएशन था, तो उसमें ये मेन स्टिकिंग पॉइंट यही था। बाकी जो दूसरे जो थ्रोनी इश्यूज़ हैं, जैसे आईपीआर है, डिजिटल टैक्सेशन है, तो उसमें भी मतलब शामिल होने की संभावना है। तो यही इसमें बोला गया है। एंड द करेंट ग्लोबल इन्वायरमेंट, द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एंड द इंक्रीजिंग यूएस चाइना अल्टरकेशन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिकन्फर्मिंग ट्रेड रिलेशंस। ठीक है, तो चाइना जैसे बार बार जो सेंट्रल ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको मतलब कंटिन्यू करता है, और जो भी रीएडजस्टमेंट होगा वो क्या होगा, इंडिया को मतलब यूएस के साथ ये डील को सीज करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए इस पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, मेंटेनिंग ट्रूप्स ऑन एलएसी। तो व्हाई इज़ इट सो चैलेंजिंग। ठीक है, मतलब जो एलएसी पे जो ट्रूप्स हैं उनकी क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस पर बात की गई थी एक्सप्लेन सेक्शन में। तो यही चीज़ बोला गया है कि जो ईस्टर्न लद्दाख रीजन है वो हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है। ठीक है, वेयर टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहाँ पे क्या है, ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा टफ़र हो जाती है, मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। डैट ऑन सच टेरिंग द सोल्जर्स इज फाइटनिंग 3 एलिमेंट्स। मतलब 3 एलिमेंट्स क्या है, द एनिमी, एक तो हमारा शत्रु वहाँ पे चाइना है, दूसरा वेदर कंडीशंस हैं, और तीसरा हिज ओन हेल्थ। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कीपिंग वन सोल्जर देयर, स्टार्टिंग फ्रॉम बाइंग ऑफ मैचेस टू हिज कंडाइमेंट्स टू हिज फूड टू हिज फ्यूल फॉर वार्मिंग टू हिज शेल्टर टू एवरीथिंग, फॉर वन turn around air is easily at least to the tune of
10 लाख। तो इससे भी ज़्यादा होता है, वो सेंसिटिव इश्यूज़ मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की वजह से वो बाहर मतलब वो ओपनली नहीं डिस्कस किया जाता, तो इससे ज़्यादा एक्सपेंसेस ये होते हैं। हाउ आर द सप्लाईज ट्रांसपोर्टेड, तो यही लिखा हुआ है कि रोड के थ्रू, एरियल ट्रिप्स के थ्रू एंड लैंड सप्लाई रूट्स आर ओपन ओनली ड्यूरिंग द समर। और जो हाई एल्टीट्यूड पासेस होते हैं, जो जहाँ पे बर्फ़ वगैरह होती है, तो वो वहाँ पे नवंबर से मार्च अप्रैल तक यहाँ होते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट स्पेशलाइज इक्विपमेंट डू द सोल्जर्स रिक्वायर्स, तो क्या क्या मतलब उनको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो मोस्ट ट्रूप्स विल बी देयर फॉर देयर फर्स्ट विंटर, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम एज दे विल ऑल्सो हैव कम्बैट ट्रेंड इन दिस एग्जीक्यूटिंग कंडीशंस। तो क्या होते हैं जो ये अभी जैसे जो ये वाले रीजन है जहाँ पे हमारा चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है, कौन कौन से, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, गोगरा पोस्ट, जहाँ से काफ़ी जो ट्रूप्स हैं वो 2 किलोमीटर मतलब उन्होंने पुल बैक भी किया था। तो ये हायर देन द 14,000 फीट, ठीक है, 14,000 फीट से ये ज़्यादा है। एंड अबव 14,000 फीट इज़ कंसिडर्ड सुपर हाई एल्टीट्यूड, सुपर हाई एल्टीट्यूड कंसिडर इसे किया जाता है। और जो अभी एक नया जो 2013 में भी जहाँ पे स्टैंड ऑफ चला था, दपसंग प्लेन्स, तो यहाँ पे ट्रूप्स वर नॉट इन्वॉल्व, अभी मतलब कोई फेस ऑफ नहीं चल रहा है, बट वेयर इंडियाज एक्सेस टू ट्रेडिशनल पेट्रोल पॉइंट्स हैज़ बीन ब्लॉक बाय चाइना इज़ हायर देन 17,000 फीट, ठीक है, 17,000 फीट से ज़्यादा ऊँचा है ये। फॉर सच एल्टीट्यूड्स आर्मी के पास एक प्रोविज़न है फॉर स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, ठीक है, SCME का क्या है, प्रोविज़न है। तो SCME पता होना चाहिए, स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट। इसमें आपके रोप्स होती हैं, स्पेशल हेलमेट्स होते हैं, स्नो बोट्स होती हैं, बूट्स होते हैं, जैकेट्स होती है, एंड ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पीस एंड इट्स डिसऑर्डर, तो इसमें यही सब चीज़ें, पीस एंड इट्स डिसऑर्डर जो है, जो गवर्नर इंटरलोकेटर है RN रवि, तो इनसे ही रिलेटेड ये आर्टिकल है, जो मतलब नागालैंड में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, ठीक है, एसाक मोइवा वाला, उसका नाम मेन क्या है, NSCN, ठीक है। तो इनके साथ जो है निगोसिएशन प्रोसेस चल रही है। NSCN IM क्या है, द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो ये क्या है, लार्जेस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इनको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, और सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं ये, माओसिस्ट नागा नेशनल्स के ये हैं, और ये अलग से मतलब नागालैंड जो है उसकी ग्रेटर नागालैंड की मांग करते हैं, ठीक है। बाकी ये मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश वाले जो पार्ट्स हैं वहाँ पे ये फैले हुए हैं। 2015 से ये पीस अग्रीमेंट जो है ये चल रहा है, और ये एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, समानांतर सरकारें जिनको बोलते हैं, ठीक है। पीस अकॉर्ड्स इन नॉर्थ ईस्ट रिक्वायर मोर डिकोडिंग दैट वी हैव बीन इंक्लाइंड टू डू। द डॉन एंड द पोएट, तो ये अभी जो रिसेंटली जो एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का, और जो अभी जो वरावरा राव है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि वी मस्ट प्रोटेस्ट बोथ विकास दुबे मर्डर एंड रिस्किंग ऑफ वरावन राव's लाइफ। तो ये कौन थे, जो ये हैं वरावर राव अरेस्टेड इन भीमा कोरेगांव केस, ठीक है, और ही वॉज रिवोल्यूशनरी तेलुगु पोएट, ठीक है, तेलुगु पोएट थे एंड आइकॉनिक लीडर थे ऑफ वीरासम। वीरासम क्या, रिवोल्यूशनरी राइटर्स एसोसिएशन है, ठीक है। तो इनको अरेस्ट कर दिया गया था NIA ने, और UAPA के तहत, ठीक है। UAPA मैंने बताया कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसको मतलब सस्पिशियस एक्टिविटीज़ अगर आपकी कोई दिख रही है तो आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपको बताया नहीं जाएगा कि क्या रीज़न है कुछ टाइम तक, ठीक है, उसको अरेस्ट करने का। तो इनको मतलब ही हैज़ Rao is 81 and has tested positive for COVID-19 and has been in jail for the past 22 months. तो यहाँ पे custodial responsibility की बात की गई है, and it is a morally and if not legally enhanced in the case of prisoners awaiting trial. That is also why मतलब बोला जाता है कि जो bail है वो एक rule है and jail क्या है, एक exception है। bail is the rule and the jail is exception। और ये NIA argues that person accused of crimes against the states, ये क्या आ गया, सॉरी, हाँ, तो वही है कि मतलब NIA का ऐसा क्लेम वो बोलती है कि जो भी मतलब स्टेट के खिलाफ अगर जाएगा, दैट पर्सन शुड बी केप्ट इन जेल इंडिफिनेटली बेस्ड ऑन सस्पिक्शन अलोन, ठीक है। सस्पिक्शन के ही बेस पे वो क्या जाएगा, जेल में उसको अरेस्ट किया जा सकता है, इवन इफ द एक्यूज्ड इज 81 ईयर्स ओल्ड एंड कोविड पॉजिटिव, चाहे कोई भी कंडीशन हो लेकिन उसको अरेस्ट तो करना ही है। तो यही चीज़ बोला गया है कि मतलब जो भी हमारे पॉपुलिस्ट
मतलब जब हमारी जो रिजीम पॉपुलिस्ट हो जाती है तो जो हमारे जो लीडर्स होते हैं वो पॉपुलिस्ट नेचर के होते हैं, लोक लुभावन वादे करते हैं, तो जो स्टेट्स होता है वो भी रूल्स के बिना एक लीथल गेम वो बन जाती है। और जो हमारी जो डैमेज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्षतिग्रस्त संस्थाएं जो होती हैं, ये भी मतलब इनसे भी विश्वास उठ जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने मन माने तरीके से एक्ट करती हैं, क्योंकि ये कानूनों के बजाय अपने जो स्वामी हैं, मतलब अपने जो 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 भी मतलब इंडिविजुअल है उसको ज़्यादा फोकस करती है, अपने लॉ जो कानून है नियमों का पालन नहीं करती है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि इसको केवल अनुचित लाभ, अनड्यू बेनिफिट जिसे बोलते हैं, उसमें डिफाइन कर दिया जाता है कि राव को मतलब क्या चाहिए था, वो मतलब बाहर जाना चाहता था, इसलिए कोविड-19 और इन सब का बहाना वो बना रहे थे, है ना। तो यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं कि जो पोएट है, द डॉन इज़ डेड, द पोएट इज़ नॉट। तो एटलीस्ट मतलब इसको हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए था।